नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपना नया पाठ पर्वत प्रदेश में पावस, जो कि लिखा है सुमित्रानंदन पंत जी ने। सुमित्रानंदन पंत अल्मोड़ा के रहने वाले थे, उत्तराखंड अल्मोड़ा के। उन्होंने अपनी जो ये कविताएं लिखी हैं, अधिकतर कविताओं में उन्होंने प्रकृति को आधार बनाया है। अगर हम कहें कि वो प्रकृति प्रेमी थे तो उसमें कोई दो राय नहीं है। वो प्रकृति को आधार बनाकर ही अपनी अधिकतर कविताएं लिखा करते थे। सुमित्रानंदन पंत जी 20 मई को 1900 में उत्तराखंड कोसानी अल्मोड़ा में उनका जन्म हुआ था, और अगर उनकी मृत्यु की बात की जाए तो वो 28 दिसंबर 1977 में इस संसार से विदा हो गए थे। आइए कविता की शुरुआत करते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस। चैप्टर का नाम यही है, कविता का नाम यही है, पर्वत प्रदेश में पावस। यानी कि पावस होता है वर्षा ऋतु। ठीक है, पावस ऋतु मीन्स वर्षा ऋतु। पावस ऋतु थी पर्वत प्रवेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। की पावस ऋतु थी, वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था। कहाँ पर? पर्वत प्रवेश में, यानी पहाड़ी इलाके में पर्वत ऋतु का आगमन हो चुका था। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, परिवर्तित मतलब बदलना, प्रकृति वेश अपना रूप बदल रही थी। अब इन दो लाइनों को अच्छे से समझेंगे कि पर्वत प्रदेश में या पहाड़ी इलाकों में जो वर्षा ऋतु का आगमन है वो शुरू हो चुका है, और जो प्रकृति है वो बार बार अपना रूप बदल रही है। बार बार रूप क्यों बदल रही है, ऐसा क्यों बोला कवि ने? क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ना ऐसा होता है कि अभी कुछ देर के लिए बारिश शुरू हो गई, फिर कुछ ही देर में धूप निकल जाएगी, कुछ ही देर में फिर से बारिश आ जाएगी, या थोड़ी हल्का धुआं धुआं कोहरा सा बनने लगेगा। कोहरा वहाँ ज़्यादा नहीं होता खैर, लेकिन बारिश बहुत जल्दी जल्दी आ जाती है। आपको पता ही नहीं चलता कि एक बार बारिश शुरू हो गई और एक बार धूप निकल गई। ठीक है, ऐसा लगता है कि बादल फिर से नीचे नीचे आ गए हैं और फिर से बारिश होने वाली है। तो पहाड़ी इलाकों में ना जो प्रकृति है वो अपने रूप दिखाती रहती है, अलग अलग रूप दिखाती रहती है। तो वहाँ का मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। इसलिए कवि ने कहा कि पावस ऋतु थी, वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है पहाड़ी इलाकों में। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और जो प्रकृति है वो अपना पल पल थोड़ा थोड़े टाइम में अपना रूप बदल रही है। इस पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जहाँ पर प्रकृति की चीजों की तुलना मनुष्य की चीजों से की जाती है। ठीक है, मीन्स प्रकृति की चीजों को मनुष्य की चीजों से जोड़ दिया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। और इस पूरी कविता में आपको मानवीकरण अलंकार दिखाई देगा। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जलने नीच महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। मेखलाकार मतलब करघने के आकार की पहाड़ की ढाल। ठीक है, आप सभी तो नहीं बोलूंगी मैं, पर मैं बोलूंगी कि अधिकतर बच्चे पहाड़ी एरिया में घूमकर आए होंगे, सबने पहाड़ों को बहुत अच्छे से देखा होगा। आपने देखा होगा कि पहाड़ जो है, मतलब रोड के साइड साइड में भी पहाड़ लगे रहते दिखाई देते हैं, और उन पे पेड़ पौधे उगाते हैं अपने आप ही, है ना। तो रोड के साइड साइड भी पहाड़ होते हैं। फिर कुछ ऐसे एरिया हमें रोड के साइड बाय साइड देखने को मिलते हैं जहाँ पर पहाड़ों के बीच में से झरना निकल रहा है, और वो झरना नीचे जो तालाब फैला हुआ है या नदी जो निकल रही है उसमें वो झरना गिर रहा है। ऐसा एरिया आपने मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों ने देखा होगा। तो उसे उन्हीं का यहाँ पे वर्णन किया है कवि ने कि मेखलाकार पर्वत अपार। मेखलाकार मतलब करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल। करघनी क्या होता है? आप करघनी होता है कि जो औरतें कमरबंद बांधती है ना कमर में, उस तरह का। ठीक है, उसके आकार की पहाड़ की ढाल। ठीक है, जो पहाड़ है उसकी तुलना करघनी से की गई है, मेखलाकार से की गई है। यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार बनता है।
अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, कौन देख रहा है? पहाड़ देख रहे हैं, ठीक है। पहाड़ अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखों से देख रहे हैं। सहस्त्र मतलब हजार, दृग सुमन मतलब पुष्प रूपी आंखें। अब पहाड़ों की तो आंखें नहीं होती, नहीं, पेड़ों की भी आंखें नहीं होती, किसकी आंखें होती हैं? हम मनुष्य की होती है या जीव जंतुओं की होती हैं ना। तो यहाँ पर भी पहाड़ों की तुलना किससे कर दी? मनुष्य से कर दी। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। अपने हजार, हजार क्यों बोला? क्योंकि पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं ना, पहाड़, इतने सारे पहाड़ होते हैं, इतने सारे उन पे पेड़ लगे होते हैं, है ना। आपने ध्यान से देखा होगा तो पहाड़ी इलाकों में पहाड़ ही पहाड़ है, अनगिनत पहाड़ है। आप काउंट नहीं कर सकते कि एक पहाड़ है, दो पहाड़ है, तीन पहाड़ है, नहीं नहीं, बहुत सारे हैं। और उनकी सहस्त्र, हजार, हजार मतलब, सहस्त्र मतलब हजार, और दीर्घ सुमन मतलब पुष्प रूपी आंखें जो है वो फाड़ फाड़ कर देख रही हैं। अवलोक करना मतलब देखना, ठीक है। बार बार किसे देख रही हैं? नीचे जल में नीच महाकार, अपने विशाल आकार को देख रही हैं, ठीक है। अभी ये तीनों लाइन आपस में जुड़ी हैं, नीचे की दो लाइनें आपको अच्छे से समझ आएंगी तो आप ऊपर का सब अच्छे से समझ जाएंगे। जिसके चरणों में पलाताल, पलाताल मतलब जो पहाड़ है, आपको मैं एक छोटा सा ऐसे करके समझाती हूँ। पहाड़ है बहुत सारे, ठीक है। उनकी जो आंखें हैं, मतलब आंखें किसे किससे तुलना की है? फूलों से की है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फूल भी उगे हुए हैं और पेड़ पौधे भी उगे हुए हैं। पहाड़ों के ऊपर पेड़ पौधे लगे हैं, फूल लगे हैं। उन पहाड़ों के नीचे क्या है? एक तालाब है, ठीक है, बहुत बड़ा तालाब है। आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, मैं आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में ये समझा रही हूँ कि बहुत सारे पहाड़ हैं, उन पर पेड़ पौधे हैं, फूल उगे हुए हैं, उनके नीचे तालाब है, ठीक है। वो तालाब का पानी इतना साफ है, इतना साफ है कि ऐसे लग रहा है कि कोई शीशा बिछा रखा है, दर्पण फैला रखा है बहुत बड़ा सा। और वो जो पहाड़ है ना, वो अपने आप को उन फूलों रूपी आंखों से देख रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ अभी ये जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको समझाया वो समझ आया होगा। अभी फिर से हम कविता की लाइनों से दोबारा पढ़ते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार करघनी के आकार की पहाड़ की ढाले जो है वो अपने हजारों हजारों पुष्प रूपी आंखों से देख रही हैं, बार बार देख रही हैं। कहाँ देख रही हैं? जो विशाल आकार का जो तालाब फैला हुआ है ना उसके चरणों में, वहां देख रही है। और वो विशाल आकार का तालाब कैसा है? वो दर्पण के समान है, यानी उसमें वो बिल्कुल साफ अपने आप को देख पा रही हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गिरे का गौरव गाकर, झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरी का गौरव गाकर, ठीक है। अभी किसकी बात हो रही है? पहले हमने जो पहाड़ों पर फूल उगे हुए थे उनकी बात की, और उसके पैरों में पहाड़ के तलहटी में जो तालाब फैला हुआ था उसकी बात की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? झरने की बात कर रहे हैं। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था ना कि पहाड़ों के बीच बीच में से आपको बहुत जगह वाटरफॉल मिल जाएंगे, झरने मिल जाएंगे। अब उनकी बात हो रही है। इस पूरे पद में भी आपको मानवीकरण अलंकार मिलेगा। गिरी मतलब पहाड़, उनका गौरव गा गा कर झरझर मद से में नस नस उत्तेजित कर, मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। कि जैसे बहुत सारे पहाड़ हैं, उनके बीच में से जो झरने निकल रहे हैं ना, वो ऐसे लग रहे हैं झरझर करते हुए। जो उनका पानी है ना वो ऐसे गिर रहा है मानो झरने पर किसी ने मोतियों की लड़ियां टांग दी हों, ठीक है। कि जो झरनों से पानी गिर रहा है ना वो ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि झरने की एक एक बूंद को आप काउंट कर सकते हो, एक एक मोटी मोटी मोतियों की माला लटक गई हो, और वो ऐसा हमें फील हो रहा है। और वो जब पानी नीचे गिर रहा है तो ऐसा लग रहा है मानो वो झरने
पहाड़ों का गौरव गा रहे हैं, मतलब उन्हें और ज़्यादा प्राउड फील करा रहे हैं कि हम तुम्हारे अंदर से निकल रहे हैं, हम सिर्फ हम गौरवान्वित नहीं हो रहे हैं, हम तुम्हें भी प्राउड फील करा रहे हैं। यहाँ निर्झर तक मैं दोबारा बताती हूँ कि गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर कि पहाड़ों के बीच से जब वो झरने निकल रहे हैं तो झरझर झरझर झरने की जो आवाज आ रही है और उनसे जो पानी गिर रहा है वो मोतियों की लड़ियों के समान गिर रहा है, वो नस नस में उत्तेजना भर रहा है। किसकी? हमारी, क्योंकि हम उन्हें देख रहे हैं। वो नस नस में उत्तेजना भर रहा है और पहाड़ों का गौरव गान गा रहा है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर। अभी पहले पद में हमने पढ़े फूलों का, फिर हमने पढ़ा सेकंड पद में यहाँ निर्झर तक झरने का। अब तीसरी बात आती है उन पेड़ों की जो पहाड़ों के ऊपर लगे हुए हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर, अब वो पेड़ कहाँ है? वो पहाड़ों के बीच बीच में ही तो लगे हुए हैं। वो बेचारा कहीं कोई किसी कोने से निकल रहा है, कोई कहीं से निकल रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो पहाड़ों के हृदय से निकल रहा है। उर मतलब हृदय। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर, तरवर मतलब पेड़, उच्च आकांक्षाएं, कि उनकी बहुत सारी आकांक्षाएं हैं। आप जब भी पहाड़ों पर जाते हो तो हमेशा क्या बोलते हो? पहाड़ बहुत सुंदर है, पहाड़ों में बहुत सुंदरता है। लेकिन क्या जो चीज उनको सुंदर बना रही है, वो पेड़, वो फूल, वो झरने, कभी हम उनकी प्रशंसा करते हैं? नहीं ना। हम सिर्फ सिर्फ ज्यादातर क्या बोलते हैं? पहाड़ बहुत सुंदर है, पहाड़ों की सुंदरता देखो। लेकिन उन्हें कौन सुंदर बना रहे हैं? वो झरने बना रहे हैं, वो पेड़ पौधे बना रहे हैं, वो फूल बना रहे हैं। उन अब जो पेड़ है ना, उन्होंने उनके लिए बहुत बड़ी बात यहाँ कवि ने लिखी है कि गिरिवर के उर से, कि पहाड़ों के हृदय से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरवर, वो जो पेड़ है ना, उनके अंदर बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, है झांक रहे नीरव नभ पर। नीरव नभ मतलब उस शांत आकाश की ओर झांक रहे हैं, मतलब वो ऊपर की ओर देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? अनिमेष, एकटक होकर अटल हैं, कुछ हिलते नहीं है, कुछ अपने लिए डिमांड नहीं कर रहे। चाहे ऐसे पेड़ हैं वो जिन्हें पानी नहीं चाहिए, जिन्हें मतलब पानी तो उन्हें चाहिए, वर्षा ऋतु है तो पानी तो उन्हें मिल रहा है, लेकिन वो अटल है कुछ चिंता पर, लेकिन कुछ चिंता है उन्हें। अब इस पूरे को दोबारा समझो कि यहाँ पर जो पहाड़ों के बीच से पेड़ है, जो हृदय से निकलकर आकाश की ओर एकटक होकर देख रहे हैं ना, वो शायद इस उम्मीद में देख रहे हैं कि उन्हें भी ऐसे ही प्राउड मिले जैसे पहाड़ों को मिलता है। ठीक है, उनकी वो उच्च आकांक्षाएं हैं, उनकी उच्च आकांक्षाएं मतलब और ऊंचा उठने की वो कामना कर रहे हैं और एकटक होकर आकाश को निहार रहे हैं। जैसे हमारा कोई लक्ष्य होता है ना, हमारी कोई मंजिल होती है कि हमें ये लक्ष्य कंप्लीट करना ही करना है, हमें अपना ये ड्रीम पूरा करना है। शायद उसी तरह जो पेड़ है ना, वो आकाश को निहार रहे हैं एकटक होकर। उनके अंदर भी कोई उम्मीदें हैं, कोई उनका सपना है, या उन्हें और ऊंचा उठना है, उसकी वो कामना कर रहे हैं। तो ये पूरे इसमें भी आपको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कवि ने संदेश देने की कोशिश की है कि पेड़ भी एकटक होकर आकाश की ओर देखते हैं ऊंचा उठने के लिए। तो हमें भी ऐसे ही अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अनिमेष और अटल रहना है, मतलब एकटक होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और अटल रहना है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार का कवि ने प्रयोग किया और हमें कुछ समझाने की कोशिश भी की है। उड़ गया अचानक लो भूदर, फड़का अपार पारद के पर। भूदर मतलब पहाड़, अचानक से पहाड़ जो है अब उड़ गया। पारद, फड़का अपार पारद के पर, जो पारे के समान ध्वल और चमकीले पंख हैं, अब वो दिखाई देने लगे हैं। अर्थात अब क्या हो रहा है? अब जो बादल है
वो दोबारा से पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और रव शेष रह गए निर्जर है टूट पड़ा भू पर अंबर। रव शेष रह गए मतलब केवल आवाज रह गई है, निर्जर मतलब झरने की। हमने बीच में पढ़ा था ना कि झरनों की आवाज आ रही है, झरझर झरझर, और वो हमारी नसों में उत्तेजना भर रही है। तो अब जब दोबारा से बादल आए हैं पहाड़ों के ऊपर, तो वो कैसे लग रहे हैं, पारे के समान चमकीले लग रहे हैं। और उसके बाद केवल जब बादल बिल्कुल नीचे आ गए, काले बादल छा गए, तो अब हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा वहां पे, सब कुछ अंधेरा हो गया है वहां, ठीक है। और केवल झरने की आवाज सुनाई दे रही है, रव शेष रह गए निर्झर, बस अब हमें केवल झरने की आवाज सुनाई दे रही है। और ऐसा लगता है कि इस धरती पर अंबर टूट पड़ा है। धस गए धारा में सभ्य शाल। सभ्य शाल मतलब जो शाल के वृक्ष थे, बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, ऐसा लगता है कि मानो वो भी धरा मतलब जमीन में धस गए हैं। अर्थात बादल इतने नीचे आ गए हैं पहाड़ों पर कि चारों तरफ काला अंधेरा छा गया है, ना अब हमें झरने दिखाई दे रहे हैं, ना हमें वो शाल के बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। उठ रहा धुआं, ऐसा लग रहा है कि धुआं उठ रहा है चारों तरफ से। जल गया ताल, ताल भी जल गया है। ताल जैसे ताल ताल मतलब वो तालाब जिसका वर्णन हमने शुरू में किया था, उस तालाब से भी धुआं उठ रहा है। जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है ना, तो तालाब से कैसा फील होता है हमें, कोहरा कोहरा चारों तरफ धुआं सा उठ रहा है। और ये सब देखकर, क्या क्या देखकर, बादलों का नीचे की तरफ आना, झरनों की आवाज रह जाना, और ऐसा लग रहा है कि सभ्य शाल भी जैसे धरती में समा गए हैं। ये सब देखकर हमें कैसा लग रहा है, यूं जलादियान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्र भगवान, ठीक है। कौन है इंद्र भगवान? जो बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है जलदयान यानी बादल रूपी विमान में विचर विचर घूम घूम कर इंद्र भगवान जो है वो अपना जादू दिखा रहे हैं। यूं जलदयान में विचर विचर, जलदयान मतलब बादल रूपी वाहन में बैठकर इंद्र भगवान जो है इधर से उधर घूम घूम कर अपना जादू दिखा रहे हैं। तभी तो कवि ने स्टार्टिंग में बोला था कि पल पल प्रकृति वेश, कि पल पल में अपना जो प्रकृति है वो रूप बदल रही है। अभी तो हमें सब कुछ इतना सुहावना लग रहा था, है ना, लेकिन अचानक से क्या हुआ, अचानक से बादल नीचे आए, साल के जो बड़े बड़े वृक्ष थे वो भी नहीं दिखे हमें, और जो तालाब था उसमें भी हमें क्या हुआ, धुआं धुआं दिखाई देने लगा। और जो झरने थे केवल उनका शोर सुनाई दे रहा है, झरने भी हमें नहीं दिखाई दे रहे। और पहले झरने हमें कैसे दिखाई दे रहे थे, मोतियों की लड़ियों के समान। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, झरने का कंपैरिजन किससे किया गया है, और पहाड़ों का कंपैरिजन किससे किया गया है, करघनी से। ये वाले पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं याद रखने, ये क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। और इन पूरे सब में मानवीकरण अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ओके, ये थी आपकी कविता। अब प्रश्न भी पढ़ लेते हैं फटाफट। पाविश ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट करना है। वर्षा ऋतु में हमेशा मौसम जो है वो बदलता रहता है, कभी तेज बारिश हो जाती है, कभी मौसम साफ हो जाता है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि जो पर्वत है वो अपनी पुष्प रूपी आंखों से अपने चरणों में स्थित तालाब को देखता रहता है। बादलों के धरती पर आ जाने के कारण ऐसा लग रहा है कि जैसा आसमान धरती पर आ गया हो, और कोहरा धुएं की तरह लग रहा है, जिसके कारण तालाब में आग लग गई है। बहुत नॉर्मली ये पूछ लिया जाता है कि आग किस में लगती है, तो तालाब में लगती है। किसके कारण से? कोहरे के कारण से। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, और कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? मेखलाकार शब्द का अर्थ है करगनी अर्थात कमर का आभूषण। कवि ने यहाँ इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि वर्षा ऋतु में पर्वतों की श्रृंखला करगनी की तरह टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, राइट। अतः कवि ने पर्वतों की श्रृंखला की तुलना करघनी से की है।
सहस्त्र दृक्ष सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया है? इससे तात्पर्य क्या है कि पहाड़ों पर हजारों फूल खिले हुए हैं। कवि को ये फूल पहाड़ी आंखों के समान लग रहे हैं और कवि ने इस पद का प्रयोग किया है। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ की है? किसके समान की थी? आईने के समान की थी, क्योंकि तालाब जो है वो पर्वत के लिए आईने का काम कर रहा था। पर्वत उसे उसमें तो अपने आप को निहार रहा था ना, और कैसे निहार रहा था? हजारों पुष्प रूपी आंखों से। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे? वे किस बात को प्रतिबिंब कर रहे हैं? पर्वत पर उगे ऊंचे ऊंचे वृक्ष चिंता में डूबे हुए हैं, जैसे वे शांत आकाश को छूना चाहते हैं। ये वृक्ष मनुष्यों की सदा ऊपर उठे और आगे बढ़ने की ओर संकेत कर रहे हैं कि जैसे मनुष्य आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखा रहे हैं कि हाँ, आपको भी ऐसे ही एकटक होकर आगे बढ़ना है। शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए हैं? क्यों धंस गए थे? क्योंकि घनी धुंध के कारण, है ना। बादल बिल्कुल नीचे आ गए थे, अंधेरा छाने लगा था, धुंध पड़ गई थी, तो ऐसे लग रहा था कि मानो जो पेड़ हैं वो कहीं उड़ गए हैं, गायब हो गए हैं, और पूरा आकाश ही धरती पर आ गया है। इसलिए, और हमें उस टाइम पे क्या सुनाई दे रहा था? सिर्फ झरने की आवाज सुनाई दे रही थी, हमें झरना भी दिखाई नहीं दे रहा था। झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? झरने पर्वतों के गौरव का गान कर रहे हैं और बहते हुए झरनों की तुलना चमकदार मोतियों से की गई है। ये एक स्लाइड रिपीट हो गई है। ओके। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट करना है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब इसी लाइन का भाव स्पष्ट करना है, आपको सिर्फ उसका अर्थ बताना है, ठीक है। घनी धुंध के कारण ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरने की आवाज ही सुनाई दे रही है। यूं जल ध्यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल के चारों ओर धुआं होने के कारण ऐसा लग रहा है कि मानो इंद्र देवता जो है वो अपने बादल रूपी वाहन में बैठकर आए हैं और चारों तरफ घूम घूम कर इंद्रजाल बिछा रहे हैं, मीन्स जादू दिखा रहे हैं। गिरिवर के ओर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवारे। एक तो इस कविता में मेखलाकार से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। दूसरा, गिरिवर के ओर से उठ उठकर, ये वाला भाव स्पष्ट करना, या फिर आपको किसी भी रूप में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। अगर इस कविता से क्वेश्चन आया तो आपको ये दोनों क्वेश्चन तो टिप्स पर होने चाहिए, मेखलाकार वाला और गिरिवर के उर से उठकर, ये वाला। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंद्र खेलता इंद्रजाल, लेकिन इन दोनों से तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए आपको मेखलाकार वाला और एक ये जरूर से जरूर याद करना है, ठीक है। गिरिवर के ओर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नर पर अनिमेष अटल को चिंता पर। मीन्स पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए हुए एक टक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए हों, अर्थात वो हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, है ना। ये वृक्ष मनुष्यों की सदा ऊपर उठने और आगे बढ़ने की ओर संकेत कर रहे हैं। यहाँ पर और एक मात्रा आएगी, ये गलती से हो गया है, ठीक है। तो ये थी आपकी कविता जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे आपके पूरे सिलेबस में ये कविता सबसे अच्छी लगती है। उम्मीद करती हूँ कि समझाने के बाद अब आपको भी अच्छी लगे। थैंक यू।